आज से ठीक 2 साल पहले ये 3 प्रेडिक्शंस की गई। First is that Trump will win in November. Second is the United States will go to war against Iran. And the third big prediction is the United States will lose this war, which will forever change the global order. प्रोफेसर की 2024 की प्रेडिक्शन के हिसाब से वॉर तो अब शुरू हो गई है, मगर इसी ऑनगोइंग वॉर में एक शॉकिंग स्टेटमेंट सामने आई है। और वो स्टेटमेंट अमेरिका के एक फॉर्मर टॉप मिलिट्री ऑफिसर, फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ, एडमिरल सैंडी वाइनफील्ड की तरफ से है। उन्होंने अमेरिका को वार्न किया और कहा, And you'll run out of those patriots probably before Iran runs out of shaheeds. एडमिरल सैंडी ने ये इसीलिए कहा क्योंकि अमेरिका इस वॉर में पानी की तरह पैसे बहा रहा है। मतलब ईरान के एक लगभग $50,000 से बने ड्रोन को मारने के लिए यूएस तकरीबन $4 मिलियन के मिसाइल यूज कर रहा है। इन शॉर्ट, यूएस ईरान से 80 गुना ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। और इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका के ऊपर पहले से $39 ट्रिलियन का नेशनल डेट है और ये लॉन्ग टर्म में इतना डेंजरस हो सकता है कि इसके कंसिक्वेंसेस पूरे नेशन को झेलने पड़ सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, ईरान भी पीछे नहीं हट रहा है। उसने इजराइल के साथ साथ गल्फ कंट्रीज पर भी अटैक कर दिया है और 33 किलोमीटर चौड़ी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% और भारत का 30% ऑयल आता है। अगर हम एलपीजी की बात करें तो भारत का 90% एलपीजी भी इसी रास्ते से गुजरता है। ये इतना इंपॉर्टेंट रास्ता है कि अगर ये ज्यादा दिन तक बंद रहा तो पूरी दुनिया में इकोनॉमी क्राइसिस आ जाएंगे और इसका सीधा असर हमारे घर के ग्रोसरी बिल, गैस और पेट्रोल पर आएगा। The skies over West Asia have turned into a raging battlefield. President Trump says the war with Iran will end soon. The United States military began Operation Epic Fury. सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोफेसर जियांग ने ये सब प्रेडिक्शंस कैसे की हैं। प्रोफेसर जियांग ने ये सब प्रेडिक्शंस साइंटिफिक मेथड से की हैं, जिसमें उन्होंने मेनली 2 मेथड्स यूज किए हैं। उसमें पहला साइको हिस्ट्री मेथड है और ये मेथड फेमस साइफाई राइटर आइजैक एसिमोव की फेमस साइंस फिक्शन सीरीज से आया है। इस मेथड से हम किसी इंडिविजुअल इंसान का तो नहीं, पर एक सिविलाइजेशन का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिविलाइजेशंस पैटर्न फॉलो करती हैं। किसी भी सिविलाइजेशन की जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और उनका मोटिव मिलके उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुश करता है, जिसे एनालाइज करके उसका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। इस साइको हिस्ट्री मेथड के साथ साथ जियांग ने प्रेडिक्शन के लिए गेम थ्योरी को भी यूज किया है। उनका कहना है कि हर कंट्री को एक प्लेयर की तरह समझो जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले रही है, और जब सब प्लेयर्स के मोटिव समझ आएंगे तो उसका आउटकम प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट नहीं होगा। तो अब सवाल आता है कि प्रोफेसर जियांग को इस वॉर में कौन सा पैटर्न दिखा, जिसे देख के उन्होंने ये वॉर को 2 साल पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया है। जियांग कहते हैं यूएस ईरान वॉर के पैटर्न 2440 साल पुराना है। उस वक्त की एक सुपर पावर थी एथेंस। इनके पास भी उस वक्त की बेस्ट नेवी थी, सबसे ज्यादा पैसा भी था और ये डेमोक्रेसी का हब भी हुआ करता था। लेकिन फिर तभी एथेंस में एक एम्बिशियस लीडर आया। उसने एक क्रेजी आइडिया दिया दूर सिसिली नाम के एक आइलैंड पर अटैक करने का। उसने कहा वहां दौलत है और रिसोर्सेज भी है, अगर एथेंस वहां पर जीत जाते हैं तो पूरी दुनिया उनकी होगी। उस वक्त एथेंस के समझदार जनरल ने उनको रोकने की कोशिश भी की, पर ओवर कॉन्फिडेंस में एथेंस ने अपने बेस्ट शिप्स और हजारों सोल्जर्स वहां पर भेज दिए। शुरू में तो लगा कि एथेंस जीत रहा है, पर फिर उनकी सप्लाई लाइंस टूट गई और सोल्जर्स सिसिली के पहाड़ों में फंस गए। वो ना आगे बढ़ सकते थे ना पीछे हट सकते थे। इसी तरह पूरी आर्मी तबाह हो गई, एक भी शिप वापस नहीं आई और 9 सालों के अंदर एथेंस का पूरा एम्पायर कोलैप्स हो गया। जियांग कहते हैं बिल्कुल वैसे ही आज की सुपर पावर अमेरिका है, जिसके पास दुनिया की बेस्ट आर्मी, बेस्ट नेवी और बेस्ट एयरफोर्स है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो वही गलती कर रही है। अमेरिका के अलावा जियांग ईरान को सिसिली से ज्योग्राफिकली कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सिसिली की तरह ईरान भी एक पहाड़ी इलाका है जो कि 60% पहाड़ों से घिरा हुआ है, और इसीलिए ये ज्योग्राफी इसे एक नेचुरल फोर्ट्रेस बनाती है। अगर हम ईरान की ज्योग्राफी देखें तो ईरान के नॉर्थ में एल्बोर्स माउंटेन है
और वेस्ट में ज़ैग्रोस माउंटेन। ये माउंटेन इतने बड़े और लंबे हैं कि हैवी मिलिट्री टैंक्स को यहाँ से जाने में काफी तकलीफ होगी। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ईरान के बीच में दो बड़े रेगिस्तान हैं, दश्त ए लूट और दश्त ए कवीर, जहाँ पे एक्सट्रीम हीट और बिल्कुल भी पानी नहीं है। किसी भी इन्वेडिंग आर्मी के लिए ये गर्मी नर्क साबित हो सकती है और उनकी डेथ का कारण बन सकती है। नॉर्थ और साउथ के अलावा ईरान की ईस्टर्न साइड से अंदर आना भी इजी नहीं है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे माउंटेन टेरेन्स है, मतलब एक तरह का टूटा हुआ पहाड़ी इलाका जहां से अंदर आना भी काफी डिफिकल्ट है। इसी वजह से ईरान की ज्योग्राफी को एक फोर्ट्रेस कहा जा रहा है और बड़ी चालाकी से इसी ज्योग्राफी का फायदा उठा के ईरान ने पहाड़ों के अंदर अपना न्यूक्लियर और मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे ईरान ने अपनी फॉर्डो फैसिलिटी एक माउंटेन के अंदर बनाई है जो वॉल्केनिक स्टोन से घिरा हुआ है और 80 मीटर्स डीप भी है। और ऐसे ही इस शहर के अंदर टनल कॉम्प्लेक्स भी है जो कि 80 से 100 मीटर से भी ज्यादा गहरा है। अब हम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि सुपर पावर अमेरिका के पास तो दुनिया के सबसे पावरफुल बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो तो एक दो अटैक में ही ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है, आइए समझते हैं। अमेरिका ने 2025 में दुनिया का सबसे खतरनाक बंकर बॉम्ब में से एक GBU-57 का यूज करके फॉर्डो फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया था। लेकिन ईरान का मिसाइल प्रोग्राम नहीं रुका, क्योंकि ईरान ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एक जगह नहीं बल्कि पूरे देश में अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी में फैला रखा है। इसलिए कोई एक फैसिलिटी डिस्ट्रॉय होने पे पूरा सिस्टम नहीं रुकता। इन शॉर्ट यूएस के पास कोई एक टारगेट नहीं है जिसे डिस्ट्रॉय करने से पूरा सिस्टम रुक सकता है। लेकिन सिर्फ ज्योग्राफी और माउंटेन्स ही नहीं है जो ईरान को रोकना मुश्किल बनाते हैं। ईरान का एक और वेपन है, उनका लड़ने का तरीका। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि ईरान की फौज ट्रेडिशनल आर्मी की तरह नहीं है, उनका स्ट्रक्चर डिसेंट्रलाइज्ड है। मतलब कोई एक हेड नहीं है जिसे कट करने से पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाए। IRGC के अंडर कई ऑटोनोमस सेल्स हैं, हर सेल अपने लेवल पर डिसीजन ले सकता है। अगर एक सेल डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो दूसरा इमीडिएटली ऑपरेशनल रहता है। और ये सिर्फ ईरान के अंदर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैला हुआ है। हिजबुल्लाह लेबनान में, हूतीज येमेन में, हमास गाजा में और इराक सीरिया में शिया मिलिशिया है और ये ईरान के साथ अलाइंड है और यही ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी है। जियांग का कहना है ये डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ही उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अमेरिका के पास बॉम्ब तो है पर बॉम्ब का टारगेट नहीं है, क्योंकि ईरान का कोई एक इंसान नहीं, कोई एक बेस नहीं, कोई एक सप्लाई लाइन नहीं जिसे अटैक करने से पूरा सिस्टम रुक जाए। हर स्ट्राइक के बाद ईरान का सिस्टम अडैप्ट कर लेता है और यही वे ऑफ फाइटिंग ने ईरान को अभी तक इस वॉर में टिकाए रखा है। ईरान के लड़ने के तरीके और ज्योग्राफी के अलावा इस वॉर में वेपन्स का प्राइस डिफरेंस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ईरान को एक शाहीद ड्रोन बनाने के लिए $20,000 से $50,000 लगते हैं, लेकिन इसे गिराने के लिए अमेरिका जो मिसाइल यूज करता है उसकी कीमत $4 मिलियन है। और कई बार इस ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को 3 से 4 मिसाइल यूज करने पड़ते हैं। यानी ईरान के एक ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका लगभग 320 गुना तक पैसे खर्च कर रहा है। ईरान ये ड्रोन्स किसी आम फैक्ट्री के प्रोडक्ट की तरह हजारों की क्वांटिटी में साल भर में बना सकता है, लेकिन अमेरिका साल भर में मुश्किल से 600 पेट्रियट मिसाइल्स बना पाता है। यहाँ ईरान का मकसद अमेरिका को हराने का नहीं, सिर्फ उसे वॉर में रोके रखने का है। जितनी लंबी ये वॉर चलेगी उतना ज्यादा अमेरिका खुद को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली डिस्ट्रॉय करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि 2400 साल पहले एथेंस के साथ सिसिली में हुआ था। प्रोफेसर जियांग कहते हैं कि ईरान का असली टारगेट अमेरिकन सोल्जर नहीं, उनका असली टारगेट पेट्रोडॉलर सिस्टम का कोलैप्स करना है। अब हम सोच रहे होंगे कि ये पेट्रोडॉलर सिस्टम है क्या। पहले पेट्रोडॉलर का मतलब समझ लेते हैं। पेट्रोलियम बेच के कमाए हुए डॉलर्स को ही पेट्रोडॉलर्स कहते हैं। फिर अब ये पेट्रोडॉलर सिस्टम क्या है? ये सिस्टम 1970s और 1980s में बना था, जिसमें यूएस ने इन कंट्रीज को कहा कि तुम अपना तेल अब सिर्फ डॉलर्स में ही बेचोगे। 1974 में ही यूएस और सऊदी के बीच एक डील हो चुकी थी। डील ये थी कि सऊदी अपना तेल डॉलर्स में बेचेगा और बदले में अमेरिका उन्हें मिलिट्री सिक्योरिटी, वेपन्स और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देगा। और एग्जैक्टली ऐसी ही डील अमेरिका ने जीसीसी नेशंस के साथ की। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जीसीसी क्या है और जीसीसी से डॉलर का क्या कनेक्शन है। जीसीसी साल 1981 में बना था, जो कि एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल यूनियन है। इसमें 6 अरब देश हैं जो दुनिया का 32.7% ऑयल रिजर्व होल्ड करते हैं।
अब आप ही सोचिए, जब दुनिया का 32.7% ऑयल रिजर्व सिर्फ डॉलर में बिकता है, तो हर उस देश जिसको तेल खरीदना है उसे पहले डॉलर खरीदना पड़ता है। और इसी रीजन की वजह से डॉलर की ग्लोबल डिमांड हमेशा बनी रहती है। और एग्जैक्टली इस रीजन की वजह से यूएस बिना डरे जितना चाहे पैसे प्रिंट कर सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया को उसी की करेंसी की जरूरत है ब्लैक गोल्ड खरीदने के लिए। ईरान यहाँ पर सीधे यूएस को अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि डॉलर की बैकबोन पर अटैक कर रहा है। और इसमें ही बहुत बड़ा फैक्टर है पानी। आइए समझते हैं कैसे। मिडल ईस्ट के देश जैसे यूएई, कुवैत और सऊदी अरेबिया डिसैलिनेशन प्लांट्स की वजह से जिंदा है। ये समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके पीते हैं। अगर ईरान का एक सस्ता ड्रोन रियाद या दुबई के एक बड़े डिसैलिनेशन प्लांट को हिट कर दे, तो कई लोगों के पीने का पानी सिर्फ कुछ हफ्तों में खत्म हो सकता है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा डॉलर पर। अगर जीसीसी को पानी का प्रॉब्लम हुआ तो वो यूएसडी में ऑयल बेचना बंद कर सकता है, और इसी वजह से डॉलर की क्रेडिबिलिटी गिरेगी, जिससे उनका सुपर पावर वाला नैरेटिव भी खत्म हो सकता है। अब हमें से कई लोग सोच रहे होंगे कि अगर ईरान ने पानी के प्लांट्स पर हमला किया तो यूएस अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए ईरान पर न्यूक्लियर वेपन्स भी तो यूज कर सकता है। इस पर जियांग कहते हैं कि मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि इस वॉर में न्यूक्स नहीं चलेंगे। और उन्होंने आगे कहा, क्योंकि रशिया इसमें ईरान का साथ दे सकता है उसे न्यूक्लियर अम्ब्रेला देके, और इस बीच अगर यूएस ने न्यूक्लियर वेपन यूज किए तो रशिया भी यूरोप में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। मगर ये सब बातें अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये पूरी कहानी थी एक क्लासरूम प्रेडिक्शन से लेकर आज दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल क्राइसिस पर। प्रोफेसर जियांग की 2 प्रेडिक्शंस तो बिल्कुल सही साबित हो चुकी है, और अब तीसरी के जवाब का वक्त है। लेकिन अगर हिस्ट्री के पैटर्न्स, मनी मैथ्स और गेम थियरी, इन सब का लॉजिक एक ही तरफ पर पॉइंट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या हम वाकई में नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में। जय हिंद।